हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम आयुष जायसवाल और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट इशू। क्या इतिहास में एक ऐसा प्रपोजल आया था कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? क्या इंडिया ने इसे ठुकरा दिया था? जानेंगे इस इशू के बारे में। बट इससे पहले ये जो भी डिबेट होगा इसे आप पॉलिटिकल इशू से कनेक्ट ना कर लीजिएगा। It is only on the basis of knowledge. So let's begin. तो सबसे पहले हम समझेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। देखो, यूएन में आप देखेंगे तो एक है जनरल असेंबली। जो भी कंट्री वहाँ मेंबर बनना चाहेगी बन सकता है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्री को प्रॉब्लम आती है जो अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर ना कर पाती है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री लाइक इंडिया, भूटान, श्रीलंका, मालदीव सारे कंट्री जनरल असेंबली में दिखेंगी। मगर यूएन का दूसरा पार्ट है जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है यूएन का। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, मतलब उनकी सीट बरकरार होती है। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं जिनकी सीट चेंज होती रहती है आफ्टर ईच 2 ईयर। और 2020 में इंडिया भी उन 10 नॉन परमानेंट सीट में से एक चुना गया है जो 2 साल के लिए है, 2021 टू 2023। मगर सवाल ये यहाँ आता है कि इंडिया यूएन का परमानेंट सीट क्यों नहीं ले पाया है अभी तक। इतना बड़ा देश है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और कुछ ही सालों में चाइना को सरपास करके दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा टिल 2027। ट्रिलियन की भी इकॉनमी है और आने वाले समय गवर्नमेंट का एजेंडा है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का। इतना ह्यूज भी मिलिट्री है। सो वाई इंडिया इज़ नॉट परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आइए देखते हैं। तो इस इशू को समझने के लिए हम 1945 के आसपास जाते हैं, जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होने वाली थी। आपको पता होगा वर्ल्ड वार सेकंड में 2 ग्रुप थी। पहला अलाइड पावर जहाँ पर यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, और दूसरी साइड थी एक्सिस पावर जिसमें इटली, जापान, नाज़ी जर्मनी, जिनकी हार हुई थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होती है तो जो विक्ट्रियस कंट्री हैं, जो कंट्री जीती थी, उन्हीं को ये यूएन परमानेंट सीट मिल गई। हालांकि ये चार्टर में नहीं लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वार सेकंड में जो कंट्री विक्ट्री हुई है उन्हें सीट मिली है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि चाइना यहाँ पर बहुत ही लकी था और चाइना को परमानेंट सीट आसानी से मिल गई थी। तो भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में। तब तक यूएन बड़ी बन चुकी थी 1945-46 तक। फिर भी क्या भारत को बार बार अपॉर्चुनिटी मिली थी इन यूएन परमानेंट सीट के लिए? तब भी क्या हमने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी? नाउ इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट को लेकर जवाहरलाल नेहरू से पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था ऑन 27 सितंबर 1955 को बाई डॉक्टर जे.एन. परेख कि क्या भारत को ऑफ़र आई थी कि आप भी परमानेंट मेंबर सीट बन जाएं इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि उस समय र्यूमर फैला था कि भारत को ऑफ़र मिली थी बट उसने ठुकरा दिया। तब नेहरू जी ने रिप्लाई दिया था कि देयर हैज़ बीन नो ऑफ़र, कोई ऑफ़र नहीं आई है, ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल आई है। क्योंकि उस समय बात ये चल रही थी कि यूएन की तरफ से फॉर्मल ऑफ़र नहीं आई, बट यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं उनके तरफ से ये इनफॉर्मल ऑफ़र आई है। मगर ये जो नेहरू जी की स्टेटमेंट थी ये मैंने आपको दिखाया है सितंबर 1955 की। उसके एक महीने पहले मतलब 2 अगस्त 1955 को नेहरू जी ने सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं ईच स्टेट इन इंडिया उनको एक चिट्ठी लिखी जहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि यूएसए की तरफ से 1955 में इंडिया को एक इनफॉर्मल ऑफ़र आया है इन यूएनएससी सीट एज़ परमानेंट। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूँ। एक बहुत ही फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू लेटर टू सीएम 1947 से 64 इन वॉल्यूम 4। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए उसी बुक का 237 पेज नंबर है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू की है, informally suggestion have been made that China should be taken into the UN but not in Security Council and that India should taken her place in Security Council। नेहरू जी कह रहे हैं कि एक इनफॉर्मल लेटर आई है यूएसए की तरफ से कि हम चाइना को हटा देते हैं और चाइना की जगह आपको परमानेंट मेंबर बना देते हैं। फिर आगे लिखा है वी कैन नॉट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट दिस
एज इट मीन फॉलिंग आउट विद चाइना। हम एज कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और आगे लिखा है वी हैव देयरफॉर मेड इट क्लियर टू दोज हु सजेस्टेड दिस दैट वी कैनॉट एग्री टू दिस सजेशन। मतलब कि नेहरू जी कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल ऑफ़र आया था इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी कंट्री है, हमारा उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अब आपको समझना होगा कि उस टाइम जियोपॉलिटिकल इवेंट कैसा था और नेहरू जी ने इसे क्यों ठुकरा दिया। देखो, आपको पता होगा 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था, माओ जेडंग की जीत हुई थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने उखाड़ फेंका था वहाँ की सरकार को। तो फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी का गठन हुआ, जो यूएसए इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यूएसए ने बाकी जो परमानेंट मेंबर हैं लाइक फ्रांस, रसिया, यूके, उनके साथ मिलकर चाइना को हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इस बात को लेकर रशिया मीन्स यूएसएसआर नाखुश था और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि चाइना के खिलाफ यूएसए एक्शन लेने वाला था। लेकिन तभी यूएसएसआर ने यूएन को बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा अगर आप चाइना को अनसीट कर देंगे तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू रूल, तो हम भी बॉयकॉट करेंगे, फिर यूएन का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। तो यूएसए ने पैंतरा ये चलाया कि अगर हम चाइना को निकालते हैं तो इंडिया को हम इनफॉर्मल लेटर भेज देते हैं कि इंडिया यहाँ पर ज्वाइन कर ले एज़ परमानेंट मेंबर, तो यूएसए की तरफ से ये तो अच्छा हो जाता। बट इससे इंडिया को नुकसान यह होता कि जो यूएसएसआर बॉयकॉट कर चुका था इन यूएन, तो वे इंडिया से और गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज इंडिया ज्वाइन यूएन विथ सपोर्ट ऑफ यूएसए। तो इस पूरे रीजन में हॉस्टिलिटी बढ़ जाती इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान का इशू भी था। फिर चाइना, यूएसएसआर, पाकिस्तान मिलकर इंडिया को काउंटर करते हैं। और आपको ये समझना होगा कि जो 1950 का एरा था, इवेंट था, दौर था, उस वक्त उस समय उतना कनेक्टेड नहीं था जो आज के समय का दौर है। आज के समय हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं किसी और कंट्री में, कॉन्टिनेंट में विद इन अ फ्यू आवर। उस वक्त ये सब कुछ आसान नहीं था। इंडिया को यूएसए की हेल्प भी चाहनी होती तो वो दुनिया की दूसरी तरफ से आने वाली थी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि शायद नेहरू जी ने यूएसए का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। बट आप यहाँ तर्क दे सकते हैं कि उस वक्त इंडिया को यूएसए का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर कुछ हॉस्टिलिटी होती तो डिफेंड कर सकते थे अपने कंट्री को, बाकी बाद में परमानेंट सीट को मज़े लेते हैं। तो हमें लगता है कि यह बस एक तर्क हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप बना सकते हैं, मगर उस वक्त जो लीडर होता है उसे डिसीजन लेना होता है। तो शायद परहैप्स नेहरू जी को लगा होगा कि इंडिया को परमानेंट सीट ना लेना इंडिया के लिए उचित रहेगा। तो उस समय इंडिया का जो स्टांस था नॉन अलाइन था, एकदम न्यूट्रल था, किसी का अलाइड न बनना, तो उसी का आज शायद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं फिर यही कहूँगा कि इसको आप पॉलिटिक्स से ना रिलेट करें, बस ये आपके नॉलेज के लिए है कि क्या रियलिटी थी। हालांकि आज के समय अक्सर सवाल उठता है ऑन नेहरू जी और ऑन वेरियस जियो पॉलिटिकल इवेंट कि इंडिया ने चांस गवा दिए वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको यहाँ विद प्रॉपर एविडेंस के साथ समझाया है। तो अब आपको समझना है क्या इंडिया ने सही किया यूएन का परमानेंट सीट का प्रपोजल रिजेक्ट करके, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।